ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो हमारी आज़ादी है ये संपूर्ण नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कि अगर मैं ये कहूं कि सब कुछ बिक गया है तो खरीदा किसने है, और जो असली मालिक है, जो खरीदार है, उसके उस इशारे पर ही ये सब कुछ चल रहा है। इसको आप कैसे तथ्यों के आधार पर साबित करेंगे? देखिए, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि चीजें बिक रही हैं। पहली बात तो लोग इस बात को मानते ही नहीं है कि कुछ बिकता है। वो बिकने जैसे टर्म को कई लोग मानते ही नहीं है जो सरकार के पक्ष में है। तो बिकने की परिभाषा क्या होती है? बिकने की परिभाषा ये होती है कि आज से जिस चीज की जिम्मेदारी मेरी थी, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, तो आज मैं इस पेन को मैं इस्तेमाल करता था, आज से मैं इस पेन की जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहा हूँ और उसके बदले में मैं कुछ आपसे कुछ ले रहा हूँ, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो कोई वचन हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बदले में मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, तो आज से मैंने ये पेन आपको बेच दिया। तो उसी प्रकार भारत सरकार जो है वो हमारी जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी उनको धीरे धीरे करके उनकी जिम्मेदारी किसी और को दे रही है कि ये हमसे तो नहीं संभल रही, चाहे वो एयर इंडिया हो चाहे वो LIC हो, कि ये हमसे नहीं संभल रहा, इसकी जिम्मेदारी, इसको संभालने का, इसको उठाने का खर्च आप लीजिए, आप इसको लीजिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यापारी, वो चाहे वो गली पे बैठा हुआ छोटा व्यापारी हो जिसकी छोटी सी दुकान है, चाहे वो एक बहुत बड़ी MNC का मालिक हो, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री का मालिक हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री का, कभी भी कोई भी व्यापारी ऐसा व्यापार कभी नहीं खरीदता, ऐसा सामान कभी नहीं खरीदता जो उसे आगे चल के नुकसान देने वाला है या जो अभी नुकसान में चल रहा है। तो जो भी ये सरकार बोलती है कि भाई LIC या ये नुकसान में चल रही है इसलिए हम बेच रहे हैं, तो सबसे बड़ा झूठ है। कोई भी व्यापारी कभी भी नुकसान में चलती हुई कंपनी को, नुकसान में चलती हुई संस्था को कभी नहीं खरीदता। तो वो फायदे में चल रही है, बस क्या है उसकी जिम्मेदारी दे रही है। अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार ये बेचती क्यों है, क्यों दे रही है। इसका असलियत में मतलब सिर्फ इतना सा ये होता है कि जो हमारे सरकारों द्वारा जिन शर्तों पे कर्ज लिया जाता है, क्योंकि सरकार हर साल बजट जितना बनाती है उसका अधिकतर हिस्सा कर्ज के रूप में लेती है, और जो कर्ज लिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, उस कर्ज की कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को अगर ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो उसके अंदर, उन शर्तों के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि आज हमारे देश के अंदर क्या कानून बन रहे हैं, वो उन शर्तों के अंदर आपको दिखाई देंगे। हमारे देश के अंदर अगर किसानों के 3 जो कानून अभी आए थे, वो 3 कानून आपको उन शर्तों के अंदर दिखाई देंगे, जो कि वो शर्तें ये थी कि आपको 2020 तक, 2021 तक आपको देश के अंदर से किसानों को कम करना है। उन किसानों को आपको शहर के अंदर लेके आना है मजदूर के रूप में, क्योंकि वो जो किसान है वो अभी तक एक स्वतंत्र रूप से किसान है, वो बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है। वर्ल्ड बैंक और IMF का ये कहना है कि वो बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है, वो उत्पादन अपने लिए करता है या अपनी मर्जी पर बेचता है आसपास अपने, वो बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है। तो उसको बाजार, उसकी खेती को बाजार के लिए उत्पादन करवाने के लिए उसको किसी बड़े व्यापारी से आपको खरीदवाना पड़ेगा। अगर आपको ये करना है तो उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। कोई किसान अपनी जमीन किसी को क्यों बेच देगा ऐसी? उसके लिए आप कानून बना देंगे तो अपने आप अपनी जमीन खिसकती चली जाएगी। तो ये जो कानून बने थे, ये उन शर्तों के आधार पर कानून बनाए गए थे। वही शर्तें ये बाध्य करती हैं सरकारों को कि अगर आप इस ब्याज को, जो कर्ज जो लिया गया उस कर्ज की ब्याज को अगर आपको चुकाना है, तो आपको फिर अपनी जो संपत्ति है उसको बेचना पड़ेगा, उसको नीलाम करना पड़ेगा। तो जो संपत्ति का बिकना है, ये सरकार उसको मीडिया में बहुत अच्छे से दिखा सकती है कि हमने प्रगति करी, हमने डेवलपमेंट कर दिया। अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो जब किसी का घर बिकता है तो इसका मतलब समझिए कि वो कंगाल हो रहा है, उसने कर्जा लिया था, कर्जा चुका नहीं पा रहा है, और अब धीरे धीरे करके उसका घर बिकना शुरू हो रहा है। तो जो आज भारत की स्थिति है, जो हमारे धीरे धीरे करके संसाधन जो हमारे बिक रहे हैं, वो हमारी इस चीज का परिचय है कि धीरे धीरे भारत एक कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है, बहुत गहरे जाल में, जिसका ब्याज हम चुका नहीं पा रहे हैं, और उसके एवज में हमें अपनी सरकारी संपत्ति बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचनी पड़ रही है। इन कंपनियों का भी एक जाल है। कुछ छोटी कंपनियां हैं जो भारत की ही हैं, उन कंपनियों के ऊपर एक दूसरी कंपनियां बैठी हुई हैं जो विदेश में है। उन कंपनियों के ऊपर भी कुछ चुनिंदा कंपनी है जो इन कंपनियों को संभालती है। ये एक पूरा पिरामिड की तरह है। तो वो जो कंपनियां हैं वो असलियत में इनको पूरी तरीके से संचालित करती हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये खरीदा तो हमारी भारत की कंपनी ने, लेकिन असलियत में उनकी बागडोर भी उन कंपनियों के हाथ में है जो बाहर बैठी हुई है।
क्योंकि देश के अंदर जो अभी आप देखें तो जो जियो कंपनी है, जियो ने जो पूरे बाजार को टेक ओवर कर लिया, बहुत सस्ते में लोगों को सिम बांटे, बहुत सारे टावर लगा दिए, इतनी कनेक्टिविटी थी सबको, बाकी सारे कनेक्शनों की कनेक्टिविटी कम हो गई थी, सिर्फ जियो में कनेक्टिविटी आ रही थी। इतना पैसा कहां से आया उसके पास? तो उसका सबसे बड़ा जो पैसा लगाने वाला था रॉकफेलर फाउंडेशन था। उसके अंदर रॉकफेलर फाउंडेशन के थ्रू उसमें बहुत पैसा आया, इतना पैसा भेजा गया कि पूरी मार्केट उन्होंने कब्जा कर ली। तो ये जो भारत की कंपनियां ये है, भारत की नहीं है, ये व्यापारी भारत के नहीं है, ये विदेशी हैं। इनको अगर देखा जाए ध्यान से तो उनके पास ही सारी संपत्ति जा रही है धीरे धीरे, उनसे ये संपत्ति उनके पास जाएगी एक ना एक दिन। और वहां से इस हमारे भारत की जो संपत्ति है, भारत के जो संसाधन है, हमारे सब संसाधन धीरे धीरे करके बिक जाएंगे। और अगर एक बार ये बिक गए, ये खत्म हो गए, तो हमारे पास बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। किसी भी देश की सबसे ज्यादा बड़ी ताकत है उसके जो संसाधन है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा देश को।